नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं आरजे राघव स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है आर्टिस्ट ऑफ द डे। और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो एक साहित्यकार हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे जो कलाकार हैं इनका नाम है डॉक्टर दिलीप कुमार गुप्ता। ये घरघोड़ा से हैं और डॉक्टर होने के साथ साथ एक कवि भी हैं। तो आज हम जानेंगे इनके बारे में बहुत कुछ। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में आर्टिस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद। तो सर, मैं आपका परिचय थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आप घरघोड़ा में कब से हैं और ये डॉक्टर होने के साथ साथ ये कविता लिखने का शौक़ आपको कब से है? घरघोड़ा में मैं जन्म से ही हूँ और कविताएं लिखने का शौक़ करीब 11 साल की उम्र से शुरुआत हुई है। क्या बात। और कविताएं लिखने की शुरुआत भी ऐसे हुई, स्कूल के रास्ते में कभी किसी असहाय से आदमी को सड़क पर गिर के तड़पते देखा, उसकी मदद तो की, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते स्कूल से जब लौटा, उस समय की जो तकलीफ़ थी, उस समय का जो नज़ारा था, उस समय उसकी जो पीड़ा थी, वो सब मेरे दिमाग में कहीं छप गया था। पहली कविता वैसी तब लिखी। क्या बात है, मतलब एक मानवता का जो गुण है। हाँ, फिर उसके बाद स्कूल में टीचर्स जो थे, वो किसी टीचर को एक कविता मैंने कभी सुनाया, उन्होंने मदद की। उन्होंने एक मेरे को डायरी दे दी, एक पेन दे दिया और कहा, बेटा आज के बाद ना आपके भीतर कवि के गुण हैं, खूब लिखा करो। और तब से लिखना शुरू है, आज तक बंद नहीं हुआ है। क्या बात, बहुत बढ़िया। और किसी मुझे शायर की कुछ कविताएं याद आती हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आदमी होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये सौभाग्य आपको मिला है। बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि गाना सीखा जा सकता है, नाचना सीखा जा सकता है, और कविता लिखना नहीं सीख सकते। ये गॉड गिफ्टेड है। तो आपको ये मिली है कला, तो आपको बहुत बहुत बधाई है। और डॉक्टर साहब, हम सुनना चाहते हैं आपकी कोई कविता जो सबसे पहले आपने लिखी हो और जो आपके बहुत करीब हो। सबसे पहले लिखी हुई हो तो आज की तारीख में संभव नहीं है याद कर पाना। या कोई आपकी ऐसी कविता जो आपके बहुत करीब हो, जो पहले आपको स्ट्राइक करते हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छा लिख दिया। नहीं, एक कविता सुना रहा हूँ मैं। वो ऐसा है, मेरे भीतर जो है वास्तव में राष्ट्रवाद पलता है जी। मैं माँ भारती का सच्चा पुजारी हूँ, ऐसा लगता है। यदि संभव होता तो सरहद पर टैंक और बारूद लेके खड़ा भी होता। क्या बात। तो उस मन का आदमी होने के कारण अधिकतर राष्ट्रभक्ति की रचनाएं ही किया करता हूँ। ये एक छोटी सी रचना सुना रहा हूँ। स्वागत। लहर लहर लहराए मेरा देश रहे खुशहाल, लहरे शीर्ष गगन के भाल, तिरंगा लहर रहे। वाह। लहर लहर लहराए मेरा देश रहे खुशहाल, लहरे शीर्ष गगन के भाल, तिरंगा लहर रहे। फहर फहर फहराए सरहद पर हैं लाल, रिपु जाए मौत के गाल, तिरंगा फहर रहे। भगत खुदे गुरु बिस्मिल्लाह आजाद धरा पर बिछे, भगत खुदे गुरु बिस्मिल्लाह आजाद धरा पर बिछे, वतन अब रखना हमें संभाल, तिरंगा फहर रहे। लहर लहर लहराए मेरा देश रहे खुशहाल, तिरंगा फहर रहे। गुस्सा जब आता है तब पंक्तियां लिखती हैं। स्वागत। चीन पाक नापाक करे है भारत पर षड्यंत्र, चीन पाक नापाक करे है भारत पर षड्यंत्र, विफल कर फहराए हर हाल, तिरंगा लहर रहे। वाह वाह वाह। लहर लहर लहराए जब भी दुश्मन घात लगाए, पुण्य धरा आतंक मचाए, समर में कूद बैरी के बन जाएंगे काल, तिरंगा लहर रहे। क्या बात। लहर लहर लहराए मेरा देश रहे खुशहाल, तिरंगा लहर रहे। जो वीर हुए बलिदान और सीमा पर जवान, जो वीर हुए बलिदान और सीमा पर वीर जवान, उन घरों की भी हो देखभाल, तिरंगा लहर रहे। वाह, क्या बात। लहर लहर लहराए मेरा देश रहे खुशहाल,
तिरंगा लहर रहे। हर हिंदुस्तानी हो सिपाही सतत करे निगरानी, और नाकाम शत्रु की चाल तिरंगा फहर रहे। कुछ इस तरह की कविताएं, और मूलतः राष्ट्रभक्ति पर ही अधिक लिखा करता हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब एक मार्मिक कविता है आपकी, और कुछ कुछ सवाल भी आपने एक प्रकार से पूछ लिए तो बहुत अच्छी लगी। और डॉक्टर साहब, आपने हमको इतनी अच्छी कविता सुनाई। डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न है कि आपके परिवार में ऐसा कौन है जिसकी आप बात नहीं काट पाते, या जिनकी आप बात बहुत मानते हैं? क्योंकि आपको देख के लगता है कि आपको प्रेरणा कहीं से तो मिलती है। हाँ, तो वो प्रेरणा हम जानना चाहते हैं। प्रेरणा मिलती थी, मिलती रही है, मिलती रहेगी, पर वो प्रेरणा देने वाले स्तंभ आज मेरे साथ नहीं है। वो शख्स बाबूजी थे जी। जिनकी बात हमने कभी काटी नहीं, पर वो आज मेरे साथ नहीं है। हम एक चीज़ सुने हैं कि आज भी सुबह की चाय आप अपने बाबूजी के साथ पीते हैं। इसका क्या रहस्य है, क्या बात जी है, और ये कैसे आप कर पाते हैं और क्या सोच के करते हैं ये? पिताजी 7-10 पर चाय पिया करते थे सुबह। जी। तो उनके जाने के बाद हमको जो धक्का लगा, बर्दाश्त नहीं कर पाए। 4 साल तो बिल्कुल हेल्पलेस रहा मैं। और ठीक सुबह 7-10 में चाय लेके हाजिर हो जाता था उनके कमरे में। फिर चूंकि वो तो पी नहीं सकते थे, उनकी तस्वीर को पिला के बैठता था। कभी कभी हिम्मत करके खुद चाय उनके साथ पीने की आदत थी तो चाय पी भी लेता था। उन दिनों में 4 साल तो हिम्मत नहीं हुई थी। फिर आज भी इसलिए उसको हमारे घर में, परिवार में, बच्चों ने, सभी ने उसको परंपरा मान लिया है। ठीक 7:10 में बाबूजी की चाय हाजिर हो जाती है। बाबूजी को चाय नाश्ता कराने के बाद ही घर के लोग चाय पानी करते हैं। क्या बात सर, ये एक उदाहरण बनेगा। बाबूजी के जाने के बाद जिन दिनों, कुछ दिनों मेरी हालत अच्छी नहीं थी, जो बताया अभी आपको जी। उन दिनों में उनका जाना बर्दाश्त नहीं होने पर कभी कभी लगता था भगवान से लड़ पड़े। हाँ, इतना लड़ पड़े कि उसको वापस देना पड़े। हाँ, ऐसा लगता था कभी कभी कि सच्ची में बाबूजी लौट आएंगे, हम खूब मेहनत करें। तो एक कविता है, खुदा के लिए जब नाराज होता था तो, ऐ खुदा आखिर बनाई क्यों जहां, ऐ खुदा आखिर बनाई क्यों जहां, जब किसी को रहने ना दोगे यहाँ, इतनी मोहब्बत की जहाँ भी कम पड़े, फिर उजाड़ दोगे तुम दिलों का आसियाँ, ऐ खुदा आखिर बनाई क्यों जहाँ, जब किसी को रहने ना दोगे यहाँ, महकता गुलशन सभी को दे दिया, फिर दहकता सा चमन क्यों कर किया। क्या बात, वाह। महकता गुलशन सभी को दे दिया, फिर दहकता सा चमन क्यों कर किया, तुमको देखा है नहीं किसी ने कभी, पत्थरों ने है किसे कभी कुछ दिया, पूजते रहे छोड़ उसे चट्टानों को, पत्थरों ने है कभी किसे कुछ दिया, कल तलक साया था संदल था मेरा, जिसके बदन का दिल का हिस्सा मैं हुआ, हे खुदा आखिर बनाई क्यों जहाँ, जब किसी को रहने ना दोगे यहाँ, इतनी मोहब्बत की जहाँ भी कम पड़े, उजाड़ दोगे तुम दिलों का आसियाँ, उनके बिना जीना गवारा है नहीं, जान कर मजबूर तूने है किया, घर शहर दुनिया हुई सुनी मेरी, ढूंढता मंदिर ओ मस्जिद में पिता, है खुदा आखिर बनाई क्यों जहाँ, जब किसी को रहने ना दोगे यहाँ। आखिरी 4 लाइनें हैं। क्या खता ऐसी हुई ऐ ना खुदा, क्या खता ऐसी हुई ऐ ना खुदा,
सरे राह यतीम मुझको क्यों किया, क्या लिखूंगा दुनिया की अब पीर में, खोया पिता खोया पता खोई जहां, ऐ खुदा आखिर बनाई क्यों जहां, जब किसी को रहने ना दोगे यहाँ। बहुत बढ़िया सर, और बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं, और भगवान से, ईश्वर से, खुदा से आपने एक प्रश्न किया। तो सर इस मार्मिक कविता के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब हुई। और अधिकतर होता है कि जीवन साथी कभी कभी कुछ चीज़ें पसंद करती हैं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं करती हैं, तो उनका क्या रुख है आपकी कविताओं को लेकर। मुझे थोड़ा सा हाथ से मैं कर दे रहा हूँ कि एक कवि थे और वो जब भी कविता लिखते थे तो अपनी कविता अपनी पत्नी को सुनाते थे, तो उनकी पत्नी उनको मानदेय के रूप में 1000 रुपए देती थी। तो कहती थी कि मेरे को 1000 रुपए मिला। बोले आपकी मेरी कविता आपको इतनी पसंद है कि आपने मुझे 1000 रुपए दिया। बोले इसलिए हमने नहीं दिया, ये लो 1000 रुपए, अब मत सुनाना। अच्छा। तो कहीं मतलब उनका क्या रुख है, कितने सपोर्टिंग है वो आपके लिए, और आपकी कविताएं कितनी पसंद करती हैं, हम जानना चाहते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। 2 मई 94 को मेरी शादी हुई है, और भाग्य से पत्नी भी ऐसी मिली कि जिनको मेरी कविताएं सुनना पसंद है। क्या बात। और उतने दिनों तक तो उनको कविता सुनाया जी। अभी 2 साल पहले मैंने बाबूजी की इच्छा, बाबूजी का आदेश पालन करते हुए एक साईं धाम बनाया हुआ है, जहाँ चारों धर्म, जहाँ पर समान आदर पाते हैं, जहाँ 24 आवर्स तिरंगा फहरता है, जहाँ माँ भारती हर वक्त मुस्काती हुई मिलती हैं। क्या बात। घरघोड़ा में ही है ये साईं जी का मंदिर है जी। तो हमने साईं के बहाने चारों धर्म को साथ रखा है। तिरंगा 24 घंटे फहरता है, माँ भारती आशीर्वाद देती हुई साईं के पीछे हर वक्त ऊपर खड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर साईं धाम की शुरुआत होने के बाद कविताएं मुड़ गई हैं अब जी। अब कविताएं कम लिखी जा रही हैं, अब भक्ति भजन लिखे जा रहे हैं जी। पर उन भजनों में भी देश, तिरंगा, माँ भारती के बिना मेरे भजन भी पूरे नहीं होते। तो मिसेस हमारी पत्नी जी को ये भी पसंद है, जितने दिनों 94 से आज तक हमारी कविताएं सुनती आई, अब ये भजन सुन रही हैं। और अब उनको ऐसा रस गया है कि जब भी समय मिलता हो तो साईं धाम में गाते हुए भजन वो रिकॉर्ड कर ली रहती हैं जी। और मैं जब भी घर में अपने डिस्पेंसरी से, अपनी ड्यूटी से छुट्टी पा के घर घुसता हूँ तो मेरे अपने गीत गूंजते रहते हैं। तो आपने इतनी सारी कविताएं लिखी, कौन सा गीत या कौन सी कविता उनको बहुत पसंद है, जो हमेशा कहती हैं कि इसको फिर सुनाइए, इसको फिर सुनाइए, और वो कविता क्यों पसंद है, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे। स्वभाव से मिसेज जो है जी, वो भी देशभक्त हैं। उनको मेरी एक कविता है, एक गीत है देशभक्ति पर। एक सिपाही, एक जवान सिपाही जिसकी तुरंत शादी हुई रहती है और फ्रंट में लड़ने चला जाता है, तो लड़ने जब जाता रहता है तो उसके माँ, बहन और बीबी उससे लिपट के रो पड़ते हैं, तो उनको वो इन शब्दों से संभालता है। वो इस गीत में लिखे हुए हैं। इस गीत को उसने जब से सुना है तब से उनको जब भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो वो भी सामने बैठ जाती हैं और उस गीत को जरूर सुना बोलती हैं। क्या बात। उस गीत की कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ। स्वागत है। हिमालय पर तिरंगा फहराऊंगा, हिमालय पर तिरंगा फहराऊंगा, ये गीत का मूल लाइन है जी। वस्तुतः वो फौजी अपने माँ, बहन और बीवी को, और एक छोटा बच्चा भी होता है, उनको समझाता है जब वो रोते रहते हैं, वो फ्रंट में लड़ने जा रहा है जी। मान रोना लौट कर मैं आऊँगा, मान रोना लौट कर मैं आऊँगा, शत्रु को कभी पीठ न दिखलाऊंगा, माँ भारती का कर्ज मैं चुकाऊंगा, कोख तेरा मैं नहीं लजाऊंगा, हिम शिखर विजय ध्वजा फहराऊंगा, या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, हो या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, मान रोना लौट कर मैं आऊंगा, माँ भारती का कर्ज मैं चुकाऊंगा,
हिम शिखर विजय ध्वजा फहराऊंगा, या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। ये बोलते हैं जो यदि तिरंगे में लिपट के आया तो क्या करना है? स्वागत। जो तिरंगे में लिपट आया अगर, आहा, जो लिपट आया तिरंगे में अगर, बहना राखी तुम तिरंगे में पिरोना। आहा, वाह। आत्मा मेरी गर्व से मुस्काएगी, बच्चे मेरे 100 पर बिल्कुल न रोना। वाह। शहीद की बेबान पोछे मांग को, मृत्यु नहीं है देश पर कुर्बान होना। और पत्नी को आदेश देते हैं, बेटा मेरा रणभूमि में तुम भेजना। आहा, वाह। बेटा मेरा रणभूमि में तुम भेजना, मेरे अधूरे फर्ज को सहेजना। बैरी के छक्के छुड़ा कर आऊंगा, शत्रु की लाश से बिछा कर आऊंगा, या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। वाह, वाह। या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, मान रोना लौट कर मैं आऊंगा, माँ भारती का कर्ज मैं चुकाऊंगा। हिमालय में मैं ध्वजा फहराऊंगा, या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। धर्म मेरा कर्म मेरा देश है, माता पिता गुरु वतन का संदेश है। टैंकों के आगे से हटना है नहीं, शत्रु के तोपों से डरना मैं नहीं। धावा हुआ तो बैरी के मैं सामने, अपनी छाती आगे कर अड़ जाऊंगा। चाहे सेना उसकी हो असलों विशाल, मैं अकेला निहत्था लड़ जाऊंगा। ऐ वतन तेरी कसम माँ भारती, ऐ वतन तेरी कसम माँ भारती, कायरों के रक्त से नहलाऊंगा, शत्रुओं की मुंड माला लाऊंगा, माँ भारती के चरणों में चढ़ाऊंगा, या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। हो या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, मान रोना लौट कर मैं आऊंगा, बेटा न रोना लौट कर मैं आऊंगा, तुम सभी के भाल में उठाऊंगा, या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। ओ या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। क्या जय हिंद, जय भारती, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। तो आपने देश भक्ति कितनी अच्छी कविता सुनाई देशभक्ति की कि सुनकर ही एक जज्बा आ जाता है कि हम भी काश, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि मैं भी सैनिक होता। हर व्यक्ति के अंदर एक जज्बा होता है कि काश वो भी सैनिक होता, मगर सब लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिल पाता। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मेरा ये है कि शादी आपकी 1994 में हुई, बच्चे कितने हैं आपके और क्या कर रहे हैं वो? 2 बच्चे हैं जी। एक 25 साल पार कर गया है और एक 24 का है। दोनों डॉक्टर हैं। बड़ा वाला बेटा BAMS है, अभी राजनांदगांव जिला चिकित्सालय में इंटर्नशिप समाप्त किया है। छोटा वाला बेटा उत्कर्ष गुप्ता, ये भिलाई शंकराचार्य मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। उसका भी इंटर्नशिप अप्रैल में ख़त्म होने को है, उसके बाद ये फ्री हो जाएंगे। मतलब पूरा परिवार डॉक्टर है। हाँ, जी जी। क्या है, बहुत अच्छा है और सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक प्रश्न है कि आप डॉक्टर हैं तो आप किन प्रकार की बीमारियों का इलाज करते हैं? सभी प्रकार की। जनरल प्रैक्टिशनर हूँ तो लगभग सभी तरह के। और वक्त तो शहर छोटा है, घर घोड़ा जहाँ मैं रहता हूँ जी, तो वहाँ एक्चुअल में एक्यूपंचर न्यूरोलॉजी के केसेस देखता था। आया तो उसी के लिए था जी, लेकिन छोटा शहर होने के कारण वहाँ अब लोगों ने, जैसे ही डॉक्टर बैठा तो कोई अपना छोटा बच्चा ले आया, है ना, कोई गर्भवती महिला भी लेके आ गया। सर्दी खांसी बुखार तो आम है जी, है ना। पहले जब आया था तब मलेरिया की मार हुआ करती थी जी, और मलेरिया से तड़पते हुए मरते हुए लोगों को मैंने देखा है। पर अब
5-7 सालों से मलेरिया का नामो निशान मिट गया है। अब केवल टाइफाइड रहता है, तो सभी तरह पे लगभग सब तरह के मरीज देखता हूँ। क्या और जनरली वहाँ पर क्या है, छोटे बच्चों के चिकित्सक नहीं है वहाँ जी। बच्चों का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, इसलिए उस आसपास की जनता मेरे को एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट यूज़ करती है। क्या बात। छोटे बच्चे मुझे दिखाते हैं ज़्यादातर। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब हम चाहते हैं यहाँ कि आपकी कोई एक ऐसी कविता जिसको सुनकर जो लोग बीमार हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, ऐसी ओत प्रोत वाली कोई कविता जो मनोबल बढ़ाए लोगों का। चलो ठीक। आपके जो मरीज हैं उनके लिए हम सुनना चाहते हैं। ये इम्यूनिटी पावर बढ़ने की बात आपने कही ना, जी जी, तो याद आ गया, कोरोना काल में लोगों ने इम्यूनिटी को जाना है। जी जी, आम आदमी ने जान लिया इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी के लिए एक गोली रोज खाना है। तो इसी बात पर मैं कोरोना पर लिखी एक रचना सुना रहा हूँ। स्वागत है। इसको सुन के आपकी भी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। बिल्कुल, हम बढ़ाना भी चाहते हैं। कोरोना की जहर चली है, वाह। कोरोना की जहर चली है, रोग मौत से कैद भली है। कोरोना की जहर चली है, रोग मौत से कैद भली है। कौन डगर में निकले बच्चों, कौन डगर में निकले बच्चों, सड़क पुलिस की लठ खुली है। कोरोना की जहर चली है, रोग मौत से कैद भली है। कोरोना की जहर चली है, रोग मौत से कैद भली है। कौन डगर में निकले बच्चों, सड़क पुलिस की लठ खुली है। सरहद सेना सड़क सिपाही, घर में जीवन फली फूली है। सरहद सेना सड़क सिपाही, घर में जीवन फली फूली है। मीत प्रीत सब दूर हुए हैं, संबंधों की तंग गली है। कोरोना की जहर चली है, रोग मौत से कैद भली है। कोरोना की जहर चली है, रोग मौत से कैद भली है। मुंह में मास्क हाथों दास्ताने, मुंह में मास्क हाथों दास्ताने, स्वास्थ्य सेवा ने कमान ली है। व्हाट्सएप फेसबुक मन माने, क्यों दहशत अफवाह फैली है। कोरोना की जहर चली है, रोग मौत से कैद भली है। कोरोना की जहर चली है, रोग मौत से कैद भली है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कर्फ्यू सबको बहुत खली है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कर्फ्यू सबको बहुत खली है। विश्व है डूबा रोग में साई, छत्तीसगढ़ पर भली भली है। विश्व है डूबा रोग में साई, छत्तीसगढ़ पर भली भली है। मंत्री अफसर देश की पब्लिक, एक हुए जिंदगी खिली है। कोरोना की जहर चली है, रोग मौत से कैद भली है। कोरोना की जहर चली है, रोग मौत से कैद भली है। कौन डगर में निकले बच्चों, सड़क पुलिस की लठ खुली है। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब आपने कोरोना की बात की, तो घरघोड़ा में क्या हाल चाल है कोरोना का? मतलब क्या वहाँ कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, नहीं लगी है, लोग जागरूक हैं या नहीं हैं? और आपकी डिस्पेंसरी में तो सभी लोग आते हैं, तो आप मरीजों को क्या सलाह देते हैं? ये बात केवल घरघोड़ा की नहीं रहेगी, ये अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के मामले में स्थिति अच्छी है। पूरे ज़िले में कोरोना की मार बहुत ज़्यादा नहीं है और कोरोना के मरीज भी बहुत कम हैं। अभी इस बार मृत्यु भी नहीं दिखी है कोरोना से, सीधे कोरोना से मौत होती हुई भी नहीं दिखी है जी। और अभी जो स्वास्थ्य अमला है हमारे ज़िले में जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि लगभग ज़िले में सभी को टीकाकरण हो गया है। अब बिना वैक्सीन का कोई नहीं रह गया है। क्या बात। हाँ, और अभी कम उम्र वालों को भी लगना शुरू हो गया है। टारगेट जितना दिया गया है बहुत अच्छा, बिल्कुल काबिले तारीफ़ पूरी टीम काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट भर की। और ख़ासकर घरघोड़ा में तो हमारे यहाँ के बीएमओ पैंकरा जी को इस बार 26 जनवरी में उनको विशेष सम्मान मिला है। बहुत बढ़िया है ना। वहाँ हमारे यहाँ टीकाकरण 100% हुआ है। पैकरा जी को बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए। स्थिति तो बहुत गंभीर थी और हम सचमुच इसमें अच्छे से निकल पाए हैं और एक न एक दिन ये बीमारी तो ख़त्म होगी ही। तो डॉक्टर साहब मेरा अगला प्रश्न है,
जैसे हम सुनते हैं कि कभी कोई हास्य रस का होता है, कोई वीर रस का, कोई श्रृंगार रस का, आपके में सब रस लिखता है। तो आप सभी रसों में लिखते हैं। तो आपने हमें देश प्रेम की कविता सुनाई, कोरोना की कविता सुनाई, कुछ अलग रस जो आप सुनाना चाहते हैं हमें। सब रस की बात करें तो कुछ ऐसा रस जो हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगे और आनंदित हो उठें। श्रोताओं को 2 रस सबसे ज़्यादा पसंद है, एक तो हास्य व्यंग जी और दूसरा श्रृंगार। जी तो पहले श्रृंगार की एक कविता सुनाते हैं, जी फिर समय रहा तो बिल्कुल। हास्य व्यंग की भी। जी भरे बरसात में जानम जिगर जलता हुआ सा है। आहा वाह। भरे बरसात में जानम जिगर जलता हुआ सा है। दमकती दामिनी नभ में बदन जलता हुआ सा है। भरे बरसात में जानम जिगर जलता हुआ सा है। दमकती दामिनी नभ में बदन जलता हुआ सा है। सावन की झड़ी ने आग कुछ ऐसी लगाई है। सावन की झड़ी ने आग कुछ ऐसी लगाई है। मगन मन में मिलन का ख्वाब एक पलता हुआ सा है। वाह। भरे बरसात में जानम जिगर जलता हुआ सा है। धरा पर पड़ रही बूंदें बरसती देख बरखा की। क्या बात। धरा पर पड़ रही बूंदें बरसती देख बरखा की। धरा पर पड़ रही बूंदें बरसती देख बरखा की। सनम से दूर रहने की तड़प खलता हुआ सा है। वाह वाह। भरे बरसात में जानम जिगर जलता हुआ सा है। मेरे पहलू में जुल्फें बिखरे जो बादल फिजाओं में। क्या बात। मेरे पहलू में जुल्फें बिखरे जो बादल फिजाओं में। मेरे पहलू में जुल्फें बिखरे जो बादल फिजाओं में। मोहब्बत इंतहा को देख नभ जलता हुआ सा है। भरे बरसात में जानम जिगर जलता हुआ सा है। मिलन के दिन और रातों की महक सांसों में बसती है। क्या बात। मिलन के दिन और रातों की महक सांसों में बसती है। उन्हीं यादों की खुशबू में ये दिल चलता हुआ सा है। भरे बरसात में जानम बदन जलता हुआ सा है। जब चांदनी रातों में तुम छत पे टहलती हो। क्या बात। जब चांदनी रातों में तुम छत पे टहलती हो। जब चांदनी रातों में छत पे तुम टहलती हो। तुम्हारे नूर से महताब भी छुपता हुआ सा है। भरे बरसात में जानम बदन जलता हुआ सा है। बदन की जाफरानी महक से चौकी फिजाए हैं। जाफरानी महक। बदन की जाफरानी महक से चौकी फिजाए हैं। बदन की जाफरानी महक से चौकी फिजाए हैं। और रात रानी का भी दिल चुभता हुआ सा है। वाह क्या बात। भरे बरसात में जानम जिगर जलता हुआ सा है। दमकती दामिनी नभ में बदन जलता हुआ सा है। बहुत बढ़िया। आपने तो श्रृंगार की इतनी बढ़िया कविता पढ़ी। और प्यार का हाल तो ऐसा है कि हमने कहीं सुना था कि वो आती रही मिलती रही हम प्यार समझ बैठे। वो आती रही मिलती रही हम प्यार समझ बैठे। एक दिन नहीं आई हम रविवार समझ बैठे। वाह 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 वाह। तो ऐसा होता है। तो आप श्रृंगार रस की इतनी बढ़िया कविता सुनाए हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारा अगला प्रश्न है। आपकी शादी 1994 में हुई। आपने कहा कि बच्चे भी 24-25 साल के हैं और देखने में आप बिल्कुल फिट लग रहे हैं। तो आप क्या करते हैं इस फिटनेस के लिए? हमारे श्रोताओं को बताइए ताकि वो भी फिट रह पाएँ। बहुत कठिन होता है आज के ज़माने में एक फिट रहना। और सच कहूँ तो आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलेगा हमें। ठीक कहा आपने। अभी सुबह 5 बजे उठना है और आधे घंटे योग, आधे घंटे डंबल और अदर एक्सरसाइज। क्या बात। उसके बाद नहा के सेविंग वेविंग करके पूजन करना है। अब तो साईं धाम जुड़ गया, आपको बताया था पहले जी मैंने। जी।
तो अब साईं धाम जाकर आधे घंटे उधर भक्ति भजन, और उसके बाद फुल टाइम चलते रहना है। जी। कोशिश करता हूँ कि अधिक देर कुर्सी पर न बैठा रहें, चाहे कितनी भी ड्यूटी रहे, कितने भी मरीज़ रहें। हर एक मरीज़ को देखने के बाद थोड़ी कम से कम जो है 40 फीट की दूरी पर हमारा जो मेडिसिन रूम है वहाँ तक ज़रूर चल के आ जाया करता हूँ तेज़ तेज़ कदमों से। मेरे को लगता है इसीलिए फिट होंगे। फिर खाने पीने में ध्यान रखना रहता है, अधिक फैट्स वाली चीज़ें ना खाई जाएं, दूध से बनी हुई चीज़ें, भटा, मखना, कुम्हड़ा जैसी गरिष्ठ वस्तुओं का भोजन आदमी ना करे, खूब समोसे कचौरी ना खाए तो नॉर्मल बना रह सकता है। योग भी करना है, डाइटिंग भी करना है। जी, ये बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं सुना था कि हंसते रहने से भी ना बीमारियां कम होती हैं। तो जाते जाते आपको ये एक हास्य की कविता हमारे श्रोताओं के लिए हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, श्रोताओं को समर्पित है। स्वागत। ये जब कोरोना के समय में जब लॉकडाउन लग गया जी। तो लॉकडाउन कब खुले हाँ इसकी आस में जी लोगों के दिलों का हाल क्या था। जी, स्वागत है। लॉकडाउन खुलने के दिन जाने कब आए रे, लॉकडाउन खुलने के दिन जाने कब आए रे, बनिए के नैन नीर छलक छलक जाए रे, लॉकडाउन खुलने के दिन जो करीब आए रे, लॉकडाउन खुलने के दिन जो करीब आए रे, सड़क चौक गलियन में सेना सिपाही, सड़क चौक गलियन में सेना सिपाही, और जाको देखे दौड़ दौड़ डंडा लगाए रे, लॉकडाउन खुलने के दिन जो करीब आए रे, लॉकडाउन खुलने के दिन जो करीब आए रे। बस इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ आप सब लोगों से विदा भी लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय दिया। और सच में आपकी सभी कविताएं हमें अच्छी लगी। आपने तो बहुत सारी लिखी, मगर आज की कविताओं का सिलेक्शन हमें बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी ये सभी कविताएं और गाने बहुत पसंद आए होंगे। और जाते जाते जो आपने टिप्स दी कि फिट रहने के लिए, हम सभी श्रोताओं से यही कहेंगे कि आप भी फिट रहिए और रेडियो धूम सुनते रहिए। नमस्कार।